हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ शायद आप सब लोग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होंगे। और इसके बाद ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा है मात्र 90 टॉपिक। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है। टॉपिक वाइज वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है दोस्तों। उसी में से मैंने कुछ टॉपिक को यहाँ पर उठाया। जैसे 4 टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर मैंने उठाया है, इनको कवर करेंगे अभी इस वीडियो में। फर्स्ट जो है मैंने टॉपिक उठाया आवेश एवं आवेश के प्रकार। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर कूलाम का नियम। कूलाम कौन था, एक वैज्ञानिक था, इन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम के बारे में जानेंगे। तीसरा नंबर जो है टॉपिक दोस्तों यहाँ पर वैद्युत बल आघूर्ण। वैद्युत बल आघूर्ण होता क्या है, इसको डेरिवेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर जो उठाया है अक्षीय व निरक्षीय के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अक्षीय स्थिति क्या होता है, निरक्षीय स्थिति क्या है होता है दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है बहुत ही बारीकी से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और उसके बाद फिर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन आप जब वीडियो को अच्छे से वॉच करोगे तो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट नंबर मैंने फर्स्ट उठाया क्या, आवेश। बेसिकली पहले इसके बारे में हम बात करते हैं, आवेश होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आवेश क्या होता है, जब किसी वस्तु का वह गुण, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु एक दूसरे से क्या करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है, यही आवेश कहलाता है, ठीक है दोस्तों। या फिर धारा तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिफिनेशन भी देखेंगे, साथ साथ में इसके टाइप भी देखेंगे, कितने प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम पहले तो आवेश की बात करते हैं, किसी वस्तु का वह गुण। यहाँ पर लिखते हैं डिफिनेशन, ध्यान से जो है आप देखिएगा। उसके बाद इसको आप नोट भी कर सकते हो। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु एक दूसरे से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है, वैद्युत आवेश या फिर आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है कि जैसे हर एक वस्तु, हर एक पिंड का अपना अपना गुण होता है। जैसे आपके अंदर जो है कुछ क्वालिटी होगी, अच्छाई का बुराई का क्वालिटी होगी, इसी प्रकार हर एक वस्तु में अपना अपना गुण होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु एक दूसरे से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है, आवेश कहलाता है। या दूसरा डिफिनेशन आप देख सकते हो, या धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। धारा तथा समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने पढ़ा होगा अर्थात Q इज इक्वल टू IT, Q बराबर IT, ठीक है दोस्तों। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु एक दूसरे से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करता है, क्या कहलाता है भैया, आवेश कहलाता है। या धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जहाँ जो भैया Q इज इक्वल टू IT होता है, ये Q क्या होता है, Q होता है आवेश। क्या होता है, आवेश। Q आवेश होता है। उसके बाद फिर I क्या होता है भैया, ये होता है धारा हो जाएगा। ये T होता है समय, क्या होता है, समय, ठीक है। Q बराबर IT, Q क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, और T रिप्रेजेंट करता है भैया किसको, समय को। यानी आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, ठीक है। अगर यहाँ से मान लीजिए अगर हमको धारा निकालना हो तो कैसे करेंगे। धारा अगर निकालना पड़ेगा तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, धारा बराबर ये देखो गुणा में है। अगर गुणा वाली कोई संख्या भैया अगर हटाते हो तो हमेशा भाग में जाएगी, और भाग वाली संख्या को अगर हम रिप्लेस करेंगे तो वो कहाँ चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी। तो ये गुणा वाली संख्या थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, धारा बराबर निकाल रहे हैं, ये गुणा में था तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर समय जो होगा यहाँ पर चला आएगा नीचे, इसके भाग में चला आएगा, यहाँ पर समय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आवेश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश,
ठीक है, यहाँ पर आवेश हो जाएगा। या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान टी, आई बराबर Q अपान टी, ये होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ था। ये तो फर्स्ट टॉपिक मैंने कंप्लीट किया कि इसका आवेश के बारे में मैंने बात किया। अभी हमको बात करना है इसमें से आवेश कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। जो है यहाँ पर आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आवेश 2 प्रकार के, एक धनावेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो है आप इसके अगला वाला जो टॉपिक था उसको आप अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली आवेश की, तो बात मैंने कर लिया। यहाँ पर अब बात करते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। आप जानते हो आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश होता है। यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट नंबर जो है धनावेश। धनावेश किसे कहते हैं, बेसिकली समझो इसको क्या होता है। जब कोई भी वस्तु हो गया, जैसे आप शर्ट पहने हो, मैं शर्ट पहना हूँ, तो ये एक वस्तु है। मैं मेरे हाथ में जो मार्कर, ये भी एक वस्तु है। ठीक है, कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों, मान लो ये कोई वस्तु है, जब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी इस वस्तु पर, तो वो धनावेशित कहलाएगा या फिर धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, या फिर जब किसी वस्तु पर, ये वस्तु है, इस वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो वह ऋणावेशित कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिखा है जो है धनावेश। जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह धनावेशित कहलाती है। और ऋणावेशित की बात करते हैं। ऋणावेश क्या होता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता मतलब जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, अधिकता मतलब ज़्यादा, और जो कमी का मतलब आप समझते हो कमी होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाती है यानी ऋण आवेश कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर धनावेशित को E+ से यानी E पॉजिटिव से प्रदर्शित करते हैं, और निगेटिव यानी कि ये जो ऋणावेशित होगा, निगेटिव चार्ज जो होगा उसको जो है E- या फिर E ऋणावेश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा। अगर ज़रा से हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मैं साइड जाता हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर अच्छे से इसे नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर आवेश हो गया, आवेश के प्रकार हो गया। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा, कूलाम का नियम, यानी कूलाम क्या था, इसका नियम क्या है, डेरिवेशन क्या है, सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा क्या है, कूलाम का नियम, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। कूलाम कौन था, एक वैज्ञानिक था। इन्होंने अपना एक नियम दिया था। ठीक है, अभी डेरिवेशन करेंगे उस नियम क्या था इनका। ठीक है, तो कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम कहलाता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R²। यह इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे, सॉल्व करोगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, तो इसके स्थान पर जब सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये जैसा था वैसे एज टू यहाँ पर आ जाएगा, यानी यह F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R² होता है। अभी हम डेरिवेशन करेंगे, ये बना कहाँ से, यही चीज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगर जब डेरिवेशन करेंगे, ये चीज़ अगर जब प्रूफ हो जाएगी, यानी यही चीज़ आ जाएगा, तब तो डेरिवेशन हमारा सही है, यानी प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है ये, हम इसको कैसे बना देंगे, यानी इस टाइप से क्वेश्चंस को है, मान लो एक प्रकार से क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमको इस टाइप का बनाना है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से ये सॉल्व होगा। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेश, कितने बिंदु आवेश, 2 बिंदु, मैंने यहाँ पर बना दिए 2 ठो बिंदु। यहाँ पर समझो, यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, 2 बिंदु बना दिया, एक बिंदु यहाँ पर बना दिया, दूसरा बिंदु यहाँ पर बना दिया। बोला क्या, कूलाम के नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेश Q1 Q2, 2 बिंदु भैया मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया, 2 बिंदु हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बिंदु आवेश की बात कर रहा है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं भैया, किससे, Q से प्रदर्शित करते हैं। इसको मान लो क्या, इसको Q1 मान लो, यहाँ पर Q2,
Q1 और Q2 मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश की बात कर रहा था, दो बिंदु की बात किया, दो बिंदु रख दिया, एक बिंदु पर Q1 रख दिया, दूसरे पर Q2। आप घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, इसको Q2 बना सकते हो, इसको Q1 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाले Q1 माना है, सेकंड वाले बिंदु को Q2 माना है। ठीक है, और यहाँ से लेकर देखो इसके बीच में क्या लग रहा है, Q1 Q2 के बीच लगने वाला वैद्युत बल, बल मतलब फोर्स लग रहा है भैया, बल को F से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसके बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, इसके बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है दोस्तों, ये जो बिंदु Q1 है और ये जो बिंदु Q2 है, यहाँ से लेकर ये Q1 से लेकर बिंदु Q2 तक की दूरी कितना है, दूरी भैया हम मान ले कुछ भी ABCD में आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम R मान के चलते हैं। ठीक है, R। यहाँ से समझने वाली बात ये है, Q1 की दूरी और Q2 की दूरी, Q1 जो है Q2 से R दूरी पर है, Q1 Q2 से R दूरी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने दूरी R माना है, दो बिंदु था, दो बिंदु कर लिया, इसके बीच में F यानी फोर्स लग रहा था, बल, और यहाँ पर दो आवेश था Q1 Q2 और दूरी कितना था, R था। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं। अब इसको प्रूफ करने, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, यहाँ पर हमको दो समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ये चीज़ आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझो कैसे प्रूफ करते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। मान लो यहाँ पर हम R² को हटाते हैं, क्या करते हैं, R² को दिमाग में रखना, यहाँ पर क्या लिखा था, R², लेकिन भूलना मत हमेशा के लिए। ठीक है, इसको हमेशा के लिए मत भूलना, बस कुछ देर के लिए मान लो कि यहाँ पर R² नहीं लिखा गया है, तो इसको अगर हटाएंगे तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल, ये क्या यहाँ पर बचेगा, Q1 Q2। इसको हम जो है समीकरण 1 बना लेते हैं, किसको, जो है इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, कितना, समीकरण 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भैया, नीचे हमने R² लिखा था, मैं हटाया था, जब इसको हटा दिया था यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बचा था, यही मैंने यहाँ पे लिखकर इसको समीकरण 1 बना लिया। ठीक है, अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, जब इसको एक बार हटाया तो एक बार इसको भी हटा सकता हूँ। जब एक चीज़ समझो, जब ऊपर कोई भी संख्या, मान लो कि यहाँ पर 1/5 लिखा है, ठीक है, अगर 1 को हटाएंगे फिर भी इसके ऊपर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, इसलिए भैया अगर इसे मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, आप जानते हो ना ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे हम हर अपने आप से 1 बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भैया जब इसको Q1 Q2 को हटाएंगे, Q1 Q2 को भैया अगर यहाँ पर हटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी दूसरा समीकरण तैयार होगा। या प्रोपोर्शनल कर देंगे, ये Q1 Q2 को हटाएंगे तो इसके ऊपर हमेशा 1 आएगा, क्या आएगा, 1 अपन नीचे क्या बचा है, R का स्क्वायर। इसको हम समीकरण क्या बना लेते हैं, समीकरण इसको 2 बना लेते हैं। ठीक है, यानी समीकरण सेकंड बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 1 नहीं था, ये तो जब इसको हटाने के बाद 1 यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या था, Q1 Q2 था। ये तो हमने यहाँ से 2 समीकरण बना दिया। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर समझो समीकरण 1, समीकरण देखो समझो, यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 इतने को क्या करने पर, ऐड करने पर, यानी जोड़ने पर। तो भैया जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ समझो, ये समीकरण नंबर 1 है, क्या है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो भैया कॉमन क्या निकलता है, दोनों समीकरण में कॉमन क्या दिख रहा है, Q1 Q2, और यहाँ पर है पहले समीकरण Q1 Q2 यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर 1/R², ये तो कॉमन हो नहीं सकता। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है भैया, कॉमन वही चीज़ होता है जो दोनों में सेम मिलता रहे और उसको हम बाहर निकाल सके आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रोपोर्शनल यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर भी यह प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। इसको हम क्या निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यह जो है प्रोपोर्शनल, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा Q1 और यहाँ पर Q2 बचेगा, अपॉन करते हैं। ये देखो, अच्छा ये बताओ भैया, इसको हटाए थे अपने मन से, यहाँ पर 1 माने थे, तो क्या अपने मन से 1 को हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर 1 को हटाएंगे तो नीचे क्या बचेगा, R का स्क्वायर। देखो जैसा यहाँ पर लिखा है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R², क्या ऊपर जैसे बना, जैसे यहाँ पर बना था, ये चीज़ कैसे बना था, देखो मैंने प्रूफ कर दिया ये चीज़ कैसे बना। अभी हम प्रूफ करेंगे ये चीज़, जब ये चीज़ आ जाएगा, मान लो कूलाम का नियम प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर समझने वाली बात ये है दोस्तों, यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर समझ लेना। ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। ये चीज़ समझो, ये प्रोपोर्शनल होता है भैया, अगर इसको कभी हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाएंगे तो इसके स्थान पर क्या आएगा, इसको हटाएंगे, इसके स्थान पर भैया K आएगा, क्या आएगा, K। और K को अगर हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K आएगा, K को हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है,
अगर प्रोपोर्शनल को भैया हटा रहे हैं यहाँ पर के आएगा, और के को हटा रहे हैं तो 1/4πε0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात यही थी, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रोपोर्शनल था तो बराबर करते हैं, तो एफ था एफ करते हैं, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इसके स्थान पे क्या आएगा दोस्तों, के आएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम एफ बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पे प्रोपोर्शनल के स्थान पे के आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा था, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपान का आर का स्क्वायर, ये चीज़ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब ये काम और करते हैं, फिर बराबर करते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको हटाए थे तो ये चीज़ आया, और इसको हटा रहे हैं तो 1/4πε0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेंगे, क्या एफ बराबर हो जाएगा, के का मान क्या है, के को हटाएंगे तो क्या चीज़ आएगा, 1/4πε0 इंटू, उसके बाद क्या लिखा है ये देखो, यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2 अपान का आर का स्क्वायर, ये चीज़ भैया देखो प्रूफ हो गया, ये चीज़ डेरिवेशन मैंने कर दिया। ठीक है, ये चीज़ जहाँ पर भैया ये चीज़ आया है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, क्या ये चीज़ बना, अगर देखो यहाँ पर सेम टू सेम बन गया, यानी हमने आपको ये चीज़ बताया एफ प्रोपोर्शनल होता क्या है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर होता है जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, एफ बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ से मैंने दो समीकरण तैयार किया, अगर आर स्क्वायर को हटाओगे तो भैया ऊपर वाला क्या बचेगा, या प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बचेगा, तो वही इसको समीकरण 1 बना लिया। जब Q1 Q2 को भैया एक बार हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, या प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, वही चीज़ लिखा हूँ यहाँ पर, या प्रोपोर्शनल 1 अपान आर स्क्वायर, ये चीज़ बच गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको समीकरण 2 बना लिया, और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, ऐड करने पर, यानी जोड़ने पर, तो भैया जोड़ेंगे कॉमन वही चीज़ निकलता है जो दोनों समीकरण में होता है। एफ प्रोपोर्शनल क्या है, दोनों समीकरण देखो यहाँ पर मिल रहा है, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में, यानी इसको मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा क्या, Q1 Q2, तो मैंने Q1 Q2 कर दिया। ये देखो 1 कहाँ से आया, Q1 Q2 हटाया था, इसके ऊपर 1 आया था, लेकिन अपने मन से जब 1 यहाँ पर माने थे, अपने मन से 1 को हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर इसको हटाए थे तो 1 आया था, तो अपने मन से जब हटा देंगे तो नीचे क्या बचेगा, Q1 Q2 था, Q1 Q2 हो जाएगा, 1 को हटाएंगे तो नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। देखो जैसा ये था मैंने वैसे बना दिया इसको, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बनेगा। ठीक है, हमने बताया क्या, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो भैया कांस्टेंट क्या आता है, के आता है, और के को हटाएंगे तो इसका मान होता है 1/4πε0। ठीक है, तो यहाँ पर यफ था, यफ कर दिए, बराबर कर दिए, उसके बाद इसको हटाए तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, के आएगा, तो के कर दिए, क्या बचा था यहाँ पर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। अभी के को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यफ था बराबर था, तो यह बराबर कर दिए, के को हटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 1/4πε0, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जो है 1/4πε0 इंटू कर दिया, ये क्या चीज़ बचा था, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये देखो प्रूफ कर दिया मैंने, ये चीज़ आपका भैया प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दिया, जैसा ये था वैसे इसको बना दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, मैं साइड जाता हूँ, आप अच्छे से इसे नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हेलो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट मैंने जो है यहाँ पर लिया है। तीसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत बल आघूर्ण। ठीक है, यहाँ पर इसके परिभाषा पहले डिफिनेशन देखेंगे दोस्तों क्या होता है। यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल कार्य करने लगता है। यह बल वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, यानी कोशिश करता है। इसे बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल भी कहते हैं। एक चीज़ भैया यहाँ पर पॉइंट वाली बात आती है कि यहाँ पर वैद्युत बल आघूर्ण को प्रत्यानयन बल भी कहते हैं, यानी प्रत्यानयन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ और समझना है, वैद्युत बल आघूर्ण जो है इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, टाउ से। टाउ कैसे बनता है, ऐसा देखो ये होता है, इसी को उल्टा कर दो तो टाउ बन जाता है, टाउ ऐसे बनता है। ठीक है, इसको टाउ बोलते हैं। तो यहाँ पर भैया ये सूत्र बनता है, वैद्युत बल आघूर्ण, यानी बल आघूर्ण बराबर होता क्या है, वैद्युत बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। यहाँ पर एक फार्मूला है, इसी से डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर मैंने बनाया है, आप फिगर अच्छे से नोट कर लो, बढ़िया से इसको समझ लो। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिगर कुछ इस प्रकार से बनाया, दो बिंदु माना है, दोनों पे एफ यानी दोनों पर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी कितना मैंने 2l माना है। ठीक है, यहाँ पर मान लो तो यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर बीच में एक बिंदु रखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बिंदु की दूरी अगर यहाँ पर यल मानेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी यल होगा, और दोनों दूरी को अगर यहाँ पर यल है, यहाँ पर यल है, दोनों यल को अगर हम जोड़ेंगे भैया 2l बनेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दिया, 2l कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर और एक चीज़ और समझो, यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, क्या, ट्रायंगल यहाँ पर बनेगा, और 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, यानी समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या बनेगा, 2l sin थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2l sin थीटा बनेगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है भैया,
बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया कि इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता है, बल है, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो एफ कर देंगे, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दो। क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी क्या है, 2l साइन थीटा, यहाँ पर 2l साइन थीटा, ये है क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, 2l साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टाउ बराबर, एक चीज़ भैया यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब कभी वैद्युत बल आघूर्ण को आप डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पर एफ का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ का मान क्या होगा। तो भैया एफ का मान यहाँ पर लिखता हूँ, एफ का मान, एफ बराबर होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर ई इंटू क्यू होता है, क्या होता है, ई इंटू क्यू। एफ के स्थान पर क्या रखेंगे, ई इंटू क्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2l साइन थीटा है तो 2l, और उसके बाद क्या करो, साइन कर दो। और थीटा का मान आपको पता है, थीटा कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी थीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, 90 डिग्री। अब यहाँ पर समझते हो दूसरा वाला क्या बनेगा, यहाँ पर थीटा बराबर 90 है तो साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, कितना होता है, साइन 90 अंश का मान दोस्तों 1 होता है। इसलिए यहाँ पर इसका मान कितना, इसका मान 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पर टाउ बराबर कर देंगे ई इंटू क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2l है तो 2l हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान कितना, 1 हो जाएगा। अगर ये बताओ 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही चीज़ बनेगा, क्योंकि अगर ये मान लो कि 5 रुपया है, 5 रुपये में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रुपये बनता है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई जिसमें किया जाता है तो वही चीज़ बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर समझो, यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर ई इंटू, यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, देखो ये फार्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2l इजक्वल टू पी होता है, क्या हो दोस्तों यहाँ पर समझो, यहाँ पर होता है Q इंटू 2l इज इक्वल टू क्या होता है, P, ये फार्मूला है, Q इंटू 2l इज इक्वल टू P होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाउ बराबर, यहाँ पर E है तो E कर देंगे, E कर देंगे, यहाँ पर Q इंटू 2l बचा है, क्या लिखा है, Q इंटू 2l, Q इंटू 2l इज इक्वल टू क्या होता है, P, डायरेक्ट यहाँ पर हम P लिख देंगे, 1 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 2l हो जाएगा, और 2l और Q क्या होता है भैया, 2l इंटू Q होता है P, इसके स्थान पर मैंने P कर दिया, E ऑलरेडी लिखा था तो E कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक प्रकार की डेरिवेशन था, बट याद रखना जब कभी एग्जाम में यहाँ पर पूछेगा मुख्य आघूर्ण का सदिश स्वरूप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अतः मुख्य आघूर्ण का सदिश स्वरूप, यहाँ पर मैंने लिखा है अतः मुख्य आघूर्ण का सदिश स्वरूप है, ये क्या है, स्वरूप है, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा मुख्य आघूर्ण का सदिश स्वरूप भी बताइए, तो यहाँ पर जो जैसा लिखा है वैसे लिख दो, यहाँ पर टाउ बराबर कर दो, ऐसा लिखो, यहाँ पर टाउ बराबर हो जाएगा ई इंटू पी है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर P इंटू ई लिख सकते हो या फिर E इंटू पी लिख सकते हो, क्योंकि ये गुणा में है, क्या है, गुणा में आगे पीछे चलता है, ठीक है, वैल्यू वही आएगा। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 10 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 पे करोगे फिर भी 10 ही आएगा, ठीक है। इसलिए टाउ बराबर चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिख लो, कोई दिक्कत, अगर आप चाहते हो इसको पहले लिखना तो लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू ई हो जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा दोस्तों अतः मुख्य आघूर्ण का सदिश स्वरूप बताइए, तो टाउ बराबर क्या लिखा, P इंटू क्या है, E है, तो यानी यहाँ पर जब आघूर्ण का सदिश स्वरूप पूछा जाए इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, क्या, वेक्टर। ये जो तीर दिख रहा है ना इसको वेक्टर बोलते हैं, क्या है, वेक्टर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जब वेक्टर कभी हटता है तो साइन थीटा आता है, क्या आता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर ये हटता है तो भैया कॉस थीटा आता है, क्या आता है, कॉस थीटा, ठीक है। वेक्टर हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है। ये देखो जब ये आपको कब करना है, जब मुख्य आघूर्ण का सदिश स्वरूप पूछेगा तब, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर जरा सा भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ 1 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, जो है आप अच्छे से जिसको तैयार करिएगा बढ़िया से। आज मैंने इसमें से वैसे तो मैं 4 टॉपिक उठाया था जिसमें मैंने कवर कर चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर अक्षीय स्थित व निरक्षीय स्थित रह जाएगा, कल के लिए मैं उसको जो है पोज करता हूँ, मैं कल के लिए उसको जो है आपको एक वीडियो अच्छे से वीडियो बना के आपको अपलोड करूँगा, तो आप बढ़िया से उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। 90 टॉपिक है दोस्तों, बस टोटल 90 टॉपिक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये सब बहुत बेसिक बहुत इजी क्वेश्चंस है, बढ़िया से कर सकते हो आप, ठीक है। मुझे पता आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बढ़िया से समझो, बढ़िया से एक जो है अपना फेयर वगैरह अगर बना सकते हो तो बना लो अच्छे से, जो है आप यहाँ से कंप्लीट कर लो। वैसे भी आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है। ये मैंने जो यहाँ पर सीरीज चलाया है ये
देखो ना मात्र 90 टॉपिक, ये मैंने पूरे कंप्लीट फिजिक्स में से पूरा निचोड़ है, मैंने एक एक टॉपिक को सिलेक्ट किया है, बहुत ही जो है एनालिसिस के साथ मैंने ये सिलेक्ट किया है और उसके बाद ही आपके सामने ये सब रखा है। मैंने टॉपिक वाइज बस सॉल्व कराते हुए चलूँगा, बस आप अच्छे से इसको जो है ध्यान से बस पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो है अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।